अब देखिए आ रहा है, वीडियो आ रहा है आपको? ठीक है। देखिए, आज मोटरयान अधिनियम 1988 को शुरुआत करेंगे। मोटरयान अधिनियम 1988 का सबसे पहले आपको जल्दी थोड़ा फास्ट लिखना है इसको। अधिनियम क्रमांक 59 है 1988 का। इसका अधिनियम क्रमांक कितना है? 59 1988 का। इसकी स्वीकृति दिनांक यानी राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है इस अधिनियम को, वो मिली थी 14 अक्टूबर 1988 को। 14 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई इस अधिनियम को। और इसके प्रवर्तन की जुलाई तिथि है वो 1 जुलाई 1989 है। 1 जुलाई 1989 को ये है जो है अधिनियम प्रवर्त हो गया। विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत पर ये अधिनियम जो है लागू होता है। ये 3 फैक्ट आपको, 4 फैक्ट पहले नोट करने, उसके बाद इसकी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले परिभाषा में जो धारा 2 है, धारा 2 में पहला जो है परिभाषा वो रूपांतरित यान की परिभाषा दे रखी। रूपांतरित यान मतलब मॉडिफाई जो किए जाते हैं ना गाड़ियों को, सभी जानते हो मॉडिफाई किए जाते हैं, डिजाइन चेंज किए जाते हैं, उसके बारे में। तो मॉडिफाई यान क्या होते हैं या रूपांतरित यान क्या होते हैं? मॉडिफाई यान के बारे में कहता है कि विनिर्दिष्ट तय डिजाइन किए गए, एक मिनट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, विनिर्दिष्ट तय डिजाइन किए गए और विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट डिजाइन और विनिर्दिष्ट विनिर्मित किया गया। विनिर्दिष्ट डिजाइन और विनिर्मित किया गया मतलब, जो विनिर्दिष्ट का मतलब होता है जैसा डिजाइन बताया गया है, जो ऑथराइज्ड डिजाइन होते हैं वो। मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मॉडिफिकेशन कर लोगे आप। जैसा सरकार ने गाइडलाइन बनाया है उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको गाड़ी को बनाना पड़ेगा, है ना, जिसकी अनुमति होती है वो। ठीक है। तो विनिर्दिष्ट डिजाइन और विनिर्मित किया गया है या शारीरिक विकार या निशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के लिए परिवर्तित किया गया है। तो इसमें वो वाहन भी आते हैं जो विकलांग, शारीरिक रूप से निशक्त है, विकलांग लोगों के लिए आपने देखे होंगे अलग से मॉडिफाई करके डिजाइन कर दिए जाते हैं। उसमें 2 व्हीलर में 3 व्हीलर कर देते हैं उसको, है ना, इस तरीके से। तो वो डिजाइन जो किए जाते हैं वो मॉडिफिकेशन वाले यान या रूपांतरित यान कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है विनिर्दिष्ट डिजाइन और विनिर्मित किया गया है या शारीरिक विकार या निशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के लिए परिवर्तित किया गया है। मतलब जैसा डिजाइन सरकार ने विनिर्दिष्ट मतलब जो भी सरकार का गाइडलाइन हो, तो इसमें ये नहीं बताया कि कौन से होंगे कैसे होंगे, लेकिन जो भी डिजाइन सरकार ने तय कर रखे हैं उस हिसाब से बनाया गया हो यान को। या फिर जो लोग शारीरिक रूप से निशक्त होते हैं उनके लिए वाहन को मॉडिफिकेशन किया गया हो, तो ऐसे वाहन रूपांतरित यान की श्रेणी में आते हैं। अब धारा 2(1)(a) एक नई जुड़ी है, ये समूहक की परिभाषा कहती है। समूहक मतलब जो समूहक होते हैं उनकी परिभाषा कहती है। एग्रीगेटर लिखा है इसमें। समूहक मतलब लिखा है कोई डिजिटल मध्यवर्ती या यात्रियों के परिवहन से संबंधित कोई बाजार या स्थान अभिप्रेत है। मतलब जहां लोग, समूहक एक तरीके से मार्केट हो गया इसका, जहाँ डिजिटल मध्यवर्ती भी शामिल है, जो टिकट वगैरह बुकिंग होती है ना, आप जाते हो आजकल आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, तो वो भी आते हैं। और परिवहन से संबंधित का मतलब है यातायात से संबंधित, तो ये यातायात का अपन जाना है कहीं, तो कोई बाजार या स्थान अभिप्रेत है। समूह का मतलब है कोई भी बाजार या स्थान, और इसमें डिजिटल वाला जो है मध्यवर्ती भी आता है। तो समूहक का मतलब है कोई डिजिटल मध्यवर्ती, आपने ऑनलाइन बुक किया वो भी समूहक की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा आप जब सीधा जा करके बुक करते हैं टिकट कहीं, कोई भी बाजार जहाँ बुक होते हो कहीं भी, तो वो जो है वो बाजार या स्थान भी जो है समूहक की परिभाषा में आता है। टिकट वगैरह, परिवहन मतलब आने जाने की जो सुविधाएं मिलती हैं जहाँ, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? समूहक कहलाती है। ठीक। उसके बाद सेक्शन 2(2) में संलग्न यान की परिभाषा दे रखी है। संलग्न यान की तो स्पष्ट नाम से ही हो रही है। संलग्न यान का अर्थ है ऐसा मोटर यान जिससे अर्ध ट्रेलर संलग्न है। संलग्न यान का मतलब है जो गाड़ियों के साथ अर्ध ट्रेलर लगाया जाता है ना, गाड़ी में सामान कैरी करने के लिए, जो आप उसके साथ अर्ध ट्रेलर लगाते हो कैरी करने के लिए, वो आता है। ठीक है। तो संलग्न यान का मतलब है अर्ध ट्रेलर, जो यानों के साथ लगता है, जिसमें खुद का इंजन नहीं होता, केवल वो यान के संग धड़कता है, मतलब किस यान चलता है उसके पीछे वो खींचा चला जाता है उससे। ठीक है, हुक वगैरह लगा के खींचते हैं, तो वो अर्ध ट्रेलर जो जो है संलग्न यान की परिभाषा में आता है। तो संलग्न यान का मतलब है अर्ध ट्रेलर। ठीक है। अर्ध टेलर ऐसा मोटर यान जिससे अर्ध टेलर संलग्न हो, तो उसको संलग्न यान कहते हैं, मतलब दोनों को पूरे को कहते हैं। ठीक है, तो संलग्न यान कहते हैं। अब आता है धुरी भार। धुरी का मतलब होता है, देखिए अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो धुरी का मतलब होता है एक केंद्र बिंदु जिस पे कोई चीज घूमती है, उसको कहते हैं धुरी। धुरी का मतलब होता है केंद्र बिंदु जिस पर कोई चीज घूमती है।
तो वही परिभाषा इसमें दे रखी है। इसमें लिखा है धुरी के साथ पहियों द्वारा भूतल पर टिका हुआ कुल भार, मतलब जिस पे पहिया घूमता है, जो एक्सल जो आप खोलते हो 4 नट 5 नट जितने भी नट होते हैं गाड़ियों में, अधिकतर 4 नट होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में बड़े ट्रकों में 8 8 10 10 12 12 नट होते हैं। तो जिन पे वो पहिया कसा रहता है, उस पॉइंट से लेके नीचे जो पॉइंट पे पहियों से जो आपका जो भी वाहन रखा है वो टिका हुआ है, उसका जो है भार, वो भार कुल भार जो होता है, मतलब यान का जो कुल भार होता है वो क्या कहलाता है, वो धुरी भार कहलाता है। ठीक है, धुरी मतलब जहां से घूमती है पहिए, जिस पे पहिए लगे रहते हैं जो घूमते हैं, वो धुरी भार कहलाता है। इसके बाद 2.4 में जो है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा दे रखी है। 2.4 में काय की परिभाषा दे रखी है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की। तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का क्या अर्थ है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर यान। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो याद रखना धारा अध्याय 4। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का अर्थ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर यान, यानी मोटर यानों, इससे एक बात स्पष्ट हो गई इस परिभाषा से कि मोटर यानों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 4 है। ठीक है, अध्याय 4 काय से संबंधित है, मोटर यानों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अध्याय 4 काय से संबंधित है, मोटर यान के रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र काय में दिया जाता है, सक्षम प्राधिकारी, मतलब जिसको भी सक्षम घोषित किया गया हो, जो भी आपको जो है प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो, ऐसा अधिकारी द्वारा अध्याय 4 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर यान। जो रजिस्ट्रेशन कराते हो ना आप, तो किस अध्याय के अधीन कराओगे, अध्याय 4 के अधीन। तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद धारा 2 की 4 ए और जुड़ी है, इसमें समुदाय सेवा का अर्थ लिखा है। समुदाय सेवा एक तरीके से दंडात्मक सेवा है। इसमें लिखा है दंड स्वरूप असंदत, मैंने लिख दिया दंड के रूप में, बीच में लिख सकते हैं कार्य। तो दंड स्वरूप असंदत कार्य मतलब एक तरीके से ये है कि आपको दंड के रूप में कभी जुर्माना न लगा के, जैसे आपके पास वाहन है, आपने कोई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई अपराध किया, तो अब हमें लगा कि चलो जुर्माना कुछ नहीं लगा रहे, सजा वजा कुछ नहीं है, छोटा मोटा अपराध है, तो हमने आपसे कहा कि भैया आपका जो वाहन है, अब हम जुर्माने स्वरूप बोले 7 दिन आप सरकारी कामों में लगाएंगे, हम आपका वाहन का यूज करेंगे या यूज करवाएंगे, चलाएंगे आप इसमें। तो इस तरीके से सामुदायिक सेवा कहते हैं उसे। तो दंड स्वरूप असंदत कार्य या दंड के रूप में जो कार्य कराया जाता है ना, वो जो है आपका सामुदायिक सेवा के अंतर्गत। सामुदायिक सेवा का मतलब है दंड के रूप में, दंड के रूप में जो कार्य कराया जाता है आपसे, वो सामुदायिक सेवा है। ठीक है, 2.5 में कंडक्टर की परिभाषा दे रखी है। कंडक्टर का क्या अर्थ है, ये तो सभी जानते हैं, जो यात्रियों से किराया लेता है वो कंडक्टर कहलाता है, जो यात्रियों को उतारता है या चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर की परिभाषा सबसे सरल है। 2.5 में काय की परिभाषा दे रखी है, कंडक्टर की परिभाषा दे रखी है। कंडक्टर कौन होता है, जो यात्रियों से किराया संग्रहित करता है, यानी इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, एवं उन्हें उतारता और चढ़ाता है। आपने देखा ही होगा बसों में, कभी सब नहीं किया होगा सफर कभी ना कभी, तो जो यात्रियों से किराया लेता है, उतारता और चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, ऐसा व्यक्ति जो है कंडक्टर कहलाता है। अब बात आता है कंडक्टर के लाइसेंस की। 2.6 में जो है कंडक्टर की अनुज्ञप्ति के बारे में बताया गया है कि भाई कंडक्टर की अनुज्ञप्ति का क्या अर्थ है। तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, ये भी याद रखना कि कंडक्टर अनुज्ञप्ति से संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 3। और मोटर यानों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अध्याय कौन सा था, अध्याय 4। और कंडक्टर की अनुज्ञप्ति से संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 3। इस तरीके से भी आपको याद रखना, जो परिभाषाएं याद रखोगे तो वो याद रहेंगे ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टर अनुज्ञप्तियों से संबंधित अध्याय या कंडक्टर से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 3 है। और मोटर यानों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अध्याय 4 है। ठीक है, ये याद रखना है। तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति का अर्थ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 3 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति, ठीक है, या दी गई है अनुज्ञप्ति। 2.7 में ठेका गाड़ी लिखा है। ठेका गाड़ी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो गाड़ियां चलती है उनके बारे में कहता है। ठेका गाड़ी का अर्थ है जो भाड़े पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे आपने की है, जो भाड़े पे ली है, या पारिश्रमिक पर, या यात्री या यात्रियों का वहन करता है, मतलब संविदा के अधीन। तो कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गाड़ियां हैं, उसमें लिखा है संविदा के अधीन। ठीक है, तो ठेका गाड़ी का मतलब है संविदा वाहन। आपने संविदा कर ली कि भाई, जैसे अपन बुक करते हैं ना शादी ब्याह में, अब किसी के घर कितनी भी गाड़ी हो, कम पड़ती है, तो अपन ने बाहर की बुक करनी पड़ती। अब बाहर की बुक गाड़ी आपने की है, 2-4 गाड़ी आपने बाहर की बुक कर ली,
तो वो कैसे वाहन हो गए, वो संविदा वाहन हो गए। अब आपने कहा यहाँ से यहाँ जाना है, जहां भी जाना है आपको, तो वो कैसे वाहन हो गए, वो संविदा वाहन हो गए। तो उन्हीं वाहनों के बारे में कह रहा है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है या संविदा के अधीन, ठीक है, एवं जो संविदा से भिन्न व्यक्तियों को उतारने एवं चढ़ाने के लिए कहीं रुकता नहीं। अब जब आपने भाड़े से ले ली गाड़ी, आप कोई गाड़ी किराए से करके ले जा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी और यात्रियों को थोड़ी ना चढ़ाएगा। तो संविदा वाहन का मतलब है ठेका गाड़ी का अर्थ है एक तरीके से संविदा वाहन, जो क्या करता है, संविदा के अधीन गाड़ी चलाता है। कुल मिला के आपको जो संविदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अनुसार जो है आपको कुल मिला के आपके स्थान पर पहुंचाता और अन्य यात्रियों को वो उतारता चढ़ाता नहीं है। कुल मिला के आपसे बात हुई है तो आपको ही ले जाएगा, आपको ही छोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे वाहन क्या कहलाते हैं, संविदा वाहन वो ठेका गाड़ी कहलाते हैं। ठेका गाड़ी का मतलब एक तरीके से संविदा वाहन, ठीक है। अब देखिए आगे। अब डीलर की परिभाषा आगे, व्यवहारी में शामिल है सेक्शन 2 का 7 हो गए थे 8। सेक्शन 2(8) में है व्यवहारी में शामिल है। व्यवहारी में शामिल है, इधर ही लिख लीजिए, ठीक है। कौन कौन शामिल है व्यवहारी में, इसमें 3 लोग शामिल हैं। बॉडियों का विनिर्माण करने वाला, मतलब जो बॉडी बनाता है, बॉडियों का निर्माण करने वाला। निर्माण करने वाला, जो बॉडी बनाता है ना वाहनों की, वो इसमें आता है व्यवहारी में। जो व्यवहार करता है, डीलरशिप करता है उसमें, तो बॉडियों को बनाने वाला व्यक्ति आता है इसमें। मरम्मत करने वाला आता है, मरम्मत करने वाला, ठीक है। जो वाहनों की मरम्मत करता है वो भी आता है। जो बॉडी बनाता है, कई लोग बॉडी बनाते हैं गाड़ियों की, केवल बॉडी बॉडी बनाते हैं, तो वो लोग आते हैं। कई मरम्मत करते हैं गाड़ियों को। गिरवी या पट्टे पर देने वाला भी आता है, जो वाहनों को गिरवी रखता है, गिरवी और पट्टे पर देने वाला, पट्टे पर देने वाला। तो ये 3 प्रकार के लोग आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बॉडियों का निर्माण करने वाला, मरम्मत का कार्य करने वाला, वाहनों की मरम्मत करता है जो, और गिरवी या पट्टे पे देने वाला, जो वाहन को गिरवी रखता है या पट्टे पर देता है, ऐसा व्यक्ति जो है काय में आता है, व्यवहारी में आता है। गिरवी या पट्टे पर देने वाला भी जो है इसमें आता है। इसके बाद आती है सेक्शन 2(9). 2(9) में जो है ड्राइवर की परिभाषा दे रखी है। अभी कंडक्टर की पढ़ ली अपन ने, अब ड्राइवर की, इन लोगों के बगैर तो गाड़ी है ही नहीं। एक मिनट, ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर की परिभाषा कहाँ दे रखी है, 2(9) में। ये याद रखना। कंडक्टर की परिभाषा कहाँ दे रखी है, 2(5) में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्राइवर कौन है, वह व्यक्ति भी शामिल है जो अनुचालक के रूप में कार्य करता है। ये कह रहा है वह व्यक्ति भी शामिल है जो अनुचालक के रूप में कार्य करता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए परिभाषा हमेशा उसी चीज की दी जाती है जहां कोई कंफ्यूजन होता है, और जहां कोई कंफ्यूजन नहीं उसकी परिभाषा नहीं देते। तो इन्होंने परिभाषा में, ड्राइवर की परिभाषा में क्या बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ड्राइवर के साथ, ड्राइवर तो होते ही, जो वाहन चलाता है वो ड्राइवर तो है ही, वो तो है ही है।
कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपसे अगर पूछे कि ड्राइवर कौन होता है, आप कह दोगे जो वाहन चलाता है वो ड्राइवर, ठीक है। तो वो तो व्यक्ति है ही जो वाहन चलाता है, लेकिन जो वाहन चलाने वाले के साथ में जो व्यक्ति एक रहता है, जो गाड़ी, बड़ी गाड़ियां जो होती हैं आपने देखा होगा, बस वगैरह चलती हैं, तो उनमें एक उनका सहयोगी रहता है जिसे क्लिंजर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो सहयोगी रहता है या अनुचालक जिसे कहते हैं, जो ड्राइवर की सहायता के लिए रहता है, मदद के लिए रहता है, गाड़ी में कोई खराबी आ गई, गाड़ी पार्किंग करना है, कुछ करना है, तो वो व्यक्ति भी जो है ड्राइवर की परिभाषा में शामिल है। तो ये कहता है वह व्यक्ति भी शामिल है जो अनुचालक के रूप में कार्य करता है, मतलब उसके सहयोगी के रूप में जो व्यक्ति काम करता है वो भी ड्राइवर की परिभाषा में आता है, ठीक है। तो ड्राइवर का सहयोगी भी जो है ड्राइवर की परिभाषा में आता है। अगर कोई आपसे पूछे क्या ड्राइवर का सहयोगी ड्राइवर है, बिल्कुल है। परिभाषा कहती है, परिभाषा कहती है कि ड्राइवर का सहयोगी को भी ड्राइवर माना गया है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो ड्राइवर का सहयोगी जो है वो भी ड्राइवर की परिभाषा में आता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति भी शामिल है जो अनुचालक के रूप में कार्य करता है। 2.10 में देखिए चालक अनुज्ञप्ति, भैया अब जो चालक है, ड्राइवर या चालक की बात होती है, चालक अनुज्ञप्ति। अब भाई बगैर लाइसेंस के तो कोई काम होता नहीं है इस एक्ट में, तो चालक के लिए भी अनुज्ञप्ति चाहिए, लाइसेंस चाहिए। क्या हुआ, 9A भी है, एक मिनट, हाँ 9A है, सॉरी सॉरी सॉरी, 9A है, 9A ही लिखना था पहले। 9A। अब है चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। चालक के लिए एक पाठ्यक्रम बना दिया है, चालक पुनश्चर्या चर्या पाठ्यक्रम। एक ये जो है पाठ्यक्रम शामिल किया गया कि भैया कोई को भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेना हो, पहले ये आपको पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस हम देंगे। तो ड्राइविंग स्कूल अभी हर जगह बने नहीं है, धीरे धीरे बन जाएंगे, 2-4 साल में बन जाएंगे। उस उसके बाद ऐसा होगा कि आपका जो है वहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा वाहन चलाना वगैरह, आपकी ट्रेनिंग वो होगी, पूरा पेपर देना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका लाइसेंस मिलेगा। तो यही कहता है सेक्शन 19, इसमें लिखना है धारा 19 की उपधारा जो है 2A, 2A में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम, मतलब एक सिलेबस हो गया, इन लोगों के लिए भी एक सिलेबस बना दिया गवर्नमेंट ने कि भाई आपका भी एक पाठ्यक्रम होगा, वो पहले पढ़िए, परीक्षा पास करिए, उसकी भी बात आएगी। परीक्षा पास करिए और परीक्षा पास करने के बाद फिर आपको हम चालन अनुज्ञप्ति देंगे। अब डायरेक्ट नहीं देंगे कि आप अप्लाई किए और आपको दे दी। अब आगे जाके जब पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा तो फिर ऐसे ही मिलेंगे, हालांकि अभी पूरी तरीके से सिस्टम सेट है नहीं, तो अभी मिल जाती डायरेक्ट। उसके बाद फिर तो आपको परीक्षा ही पास करना पड़ेगी और तभी आपको लाइसेंस वगैरह, चाहे ये चालक अनुज्ञप्ति हो किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति हो, तो आपको पास करना पड़ा करेगा, एग्जाम हुआ करेगा, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब एग्जाम किस तरीके का होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम में यही इनके सिग्नल वगैरह ये सब होते हैं, उनके बारे में परीक्षा लेंगे। चलवा के तो देखते ही हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, हालांकि कई जगह नहीं देखते, डायरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब सिस्टम धीरे धीरे जब बदलेगा तो फिर वही सारा आपको करना पड़ेगा, तो उसी के बारे में एक पाठ्यक्रम बनाया है। तो अध्याय सॉरी धारा 19 की धारा 19 की उपधारा 2(1) के में विनिर्दिष्ट मतलब बताया गया पाठ्यक्रम, धारा 19(2)(a) के अधीन बताया गया पाठ्यक्रम इसमें शामिल है। चालक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का अर्थ है, ठीक। यह सीधा चालक पुनश्चर्या सॉरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम था, यहाँ प्रशिक्षण और जोड़ना है। प्रशिक्षण और जोड़ लीजिए उसमें। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ठीक है। तो कुल मिला के इनको सिखाने का पाठ्यक्रम है, ठीक। एक सिलेबस बना दिया सरकार ने। अब है चालक अनुज्ञप्ति। ये भी परिभाषा याद रखना है कि चालक अनुज्ञप्ति को कितने में बताएगा, 2.10 में।
2-10 में इस सेट में एक चीज जरूर अच्छी है कि आपको एबीसीडी याद नहीं करना, नंबर याद करना। तो 10 याद कर लेना, 2 में परिभाषा है, 10 नंबर पे क्या है आपकी चालक, और 2 में तो परिभाषा है ही, सभी जानते हैं। तो केवल नंबर याद करने के 10 नंबर पे काय की दे रखी परिभाषा, चालक अनुज्ञप्ति की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। और इसके जस्ट आधा पे कितनी दे रखी थी, 5 पे आपकी कंडक्टर दे रखी थी 5 पे आपका कंडक्टर दे रखा था, 9 में जो है आपके ड्राइवर दे रखा था, और 10 में जो है आपका चालक अनुज्ञप्ति दे रखी है, ठीक, इस तरीके से। तो चालक अनुज्ञप्ति क्या है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन, देखिए अब ये वाला चैप्टर भी याद रखना है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन, कि चैप्टर का नाम याद रखना है कि चालक अनुज्ञप्ति से संबंधित अध्याय है, कौन सा अध्याय, 2, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, तीनों के नाम याद रखना है कि अध्याय 2 काय से संबंधित है, अध्याय 3 काय से संबंधित है और अध्याय 4 काय से संबंधित, ठीक है। चारों के चारों अध्याय आपको याद रखने हैं। तो ये क्या कह रहा है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, दी गई क्या अनुज्ञप्ति या लाइसेंस कह लीजिए, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, ठीक है, अनुज्ञप्ति। ये याद रखना है कि अध्याय चालन अनुज्ञप्ति किस अध्याय के अधीन दी जाती है, अध्याय 2 के अधीन, ठीक है। दी गई अनुज्ञप्ति जिसमें शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति शामिल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, शामिल नहीं है, ध्यान में रखें। चालन अनुज्ञप्ति में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी एक जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो शामिल नहीं, लर्निंग लाइसेंस इसमें शामिल नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है, अब जो नया नियम आ गया हो, किसी ने अभी हाल फिलहाल बनवाया हो अपना, वो जानते हैं कि जो लर्निंग लाइसेंस को इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि आप देखा होगा अभी पहले तो अपन जाते थे आरटीओ में, जाते थे वहां पे अपन अप्लाई करते थे, पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता था, 6 महीने उसकी वैलिडिटी होती थी, और 1 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते थे अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए, ये नियम था। तो पहले जो लाइसेंस लेना पड़ता था आरटीओ में ही अप्लाई करना पड़ता था, अभी भी आरटीओ में करना पड़ता है, लेकिन अभी ऑनलाइन सीधा एप्लीकेशन हो जाता है और एक स्लिप मिल जाती है, वो आपकी लर्निंग कहलाती है, वहां उसके लिए कोई आरटीओ नहीं जाना, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एक स्लिप मिल जाएगी आपको कागज की, वो आपकी लर्निंग लाइसेंस कहलाएगी, 1 महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब आरटीओ से नहीं मिलता, पहले आरटीओ से बना बना एक लाइसेंस, अब तो एक कागज की पर्ची स्लिप मिल जाती है, वो लर्निंग लाइसेंस कहलाता है, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया गया। अब आप जब भी अप्लाई करोगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस के, आप देखोगे कि आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करोगे एक लर्निंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा, हाल की हाल 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में मिल जाता है। पहले उसमें भी लर्निंग लाइसेंस में भी टाइम लगता था, 10 दिन 15 दिन जो भी लगते थे, 7 दिन 8 दिन तो लग ही जाते थे, तो फिर आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता था, फोटो खिंचता था, ये वो। अब नहीं होता ये सब, अब नहीं होता, ठीक है, ना फोटो वोटो खिंचता है लर्निंग बर्निंग के लिए, तो उसी में लग जाता है, ऑनलाइन स्लिप मिल जाती है। जब आप ऑनलाइन वो क्या कहते हैं परमानेंट के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको जो है फोटो वोटो खिंचाने जाना पड़ता है, फिर परमानेंट होता है, ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस अभी ऐसे ही मिल जाता है, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया गया, तो ध्यान में रखें चालक अनुज्ञप्ति में जो लर्निंग लाइसेंस है वो शामिल नहीं है, ये याद रखना। और चालक अनुज्ञप्ति कह लीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस कह लीजिए, उससे संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 2 है। तो 2, 3 और 4 तीनों अध्यायों के में ये याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें दी गई, इंपॉर्टेंट है तीनों अध्याय, क्योंकि ये नहीं तो फिर काय का मोटर व्हीकल है, ठीक है। ये 3-4 अध्याय आपके इंपॉर्टेंट है, वहां बीमा वाले अध्याय इंपॉर्टेंट है, और दुर्घटना वाले जो सेक्शन है मतलब पनिशमेंट वाले जो अध्याय वो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये 3-4 आपको पढ़ लेंगे अच्छे से, इनसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब देखिए 2-11 में शिक्षा संस्था बस, शिक्षा संस्था बस, ये स्कूल बस के बारे में कह रहा है कि भाई स्कूल बस या शिक्षा संस्था मतलब स्कूल कह रहे हैं हम नॉर्मल वे में, अपन स्कूल बस ही कहते हैं ना, स्कूल बस हो कॉलेज बस हो वो सब,
शिक्षा संस्थान में कॉलेज भी आते हैं, स्कूल भी आते हैं, तो कॉलेज बस कह लो, स्कूल बस कह लो, उनके बारे में है ये। तो ऐसे शिक्षा संस्था बस का क्या अर्थ है? ऐसी कोई बस अभिप्रेत है, ऐसी कोई बस अभिप्रेत है, इनका अलग से होता है रजिस्ट्रेशन, बस स्कूल के लिए अभिप्रेत है, जो किसी महाविद्यालय, जो किसी महाविद्यालय इसके अलावा विद्यालय भी होगा, महाविद्यालय, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय हो गया, या अन्य कोई शिक्षा संस्थान हो सकता है, ठीक है, शिक्षा संस्थान, या शिक्षा संस्थान, यहां से लिख देते, या शिक्षा संस्थान, कोई भी शिक्षा संस्थान हो सकता है, मतलब जहां बच्चे पढ़ते हैं, कुल मिला के एजुकेशन जो सेंटर होते हैं उनके लिए शिक्षा संस्थान या शिक्षा संस्थान के स्वामित्व अधीन है, स्वामित्व, एक मिनट, स्वामित्वाधीन है, ठीक है, और उसके कृत्यों में ही प्रयोग की जाती है, और उसके कृत्यों में ही प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो शिक्षा संस्थान बस का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी महाविद्यालय हो गया, कोई भी विद्यालय हो गया, या अन्य कोई शिक्षा संस्थान हो गया, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसी में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई पहले स्कूल की शिफ्ट चल रही है वहां कर लिया और फिर उसके बाद भाड़े पे चला रहे हैं, वो नहीं। केवल स्कूल के नाम से रजिस्टर है या महाविद्यालय के नाम से रजिस्टर है, उनके स्वामित्वाधीन है, उनके नियंत्रणाधीन है, और केवल स्कूल के कार्य में ही इस्तेमाल की जाती है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एक कहने की बात है, महाविद्यालय, शिक्षा संस्थान कह लो, तो जो एजुकेशन सेंटर है या जो एजुकेशन का स्थान है उसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कॉलेजों में लगी रहती है बसें, तो वो उसी के लिए होती है, बच्चों को ले जाना या टीचरों को ले जाना, यही काम होता है उसका, और कोई काम वो करती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाड़े पे चल रही है, किराए से तो चलती नहीं, तो ऐसी बसें इसमें आती हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। अब 212 में जो है किराए की परिभाषा दे रखी है, सेक्शन 212, 212 में कई की परिभाषा दे रखी किराए की। 212 में किराए की परिभाषा दे रखी। किराए की परिभाषा क्या है? ऐसी राशि जो सीजन सॉरी टिकट अथवा ठेका गाड़ियों के भाड़े के रूप में दे है। ऐसी राशि जो सीजन टिकट एक मिनट, एक मिनट, सीजन टिकट सीजन टिकट अथवा ठेका गाड़ी के भाड़े के रूप में, अथवा ठेका गाड़ी के भाड़े के रूप में दी जाती है, दी जाती है या दे है, ठीक है, एक ही बात, दी जाती है या दे है, एक ही बात है, कुछ भी लिख लीजिए। तो किराए का क्या अर्थ है? सीजन टिकट का मतलब होता है, कई बस वाले चलाते ना तो महीने का पूरा, जैसे हमारा रोज का जाना है, अब हम रोज जाते हैं, तो हम रोज जाते हैं तो भाई रोज, अब हमारा तो हर महीने जाना, मतलब हर महीने में 30 दिन जाना है हमें, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, अब खुद की गाड़ी से जाते नहीं, बोले बस सेफ है, बोले बस से जाएंगे, या कोई भी मोटर व्हीकल हो सकता है उससे जाएंगे, किराए का जो चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे बोले, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम जाएंगे तो क्या करते हैं फिर हम लोग,
जब जो लोग डेली जाते हैं वो अपना सीजन टिकट ले लेते हैं, एक बार टिकट ले लिया महीने के महीना, तो वो या तो वो टिकट की जो रकम देते हो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है इकट्ठा जब आप टिकट लेते हो, तो वो सीजन टिकट के रूप में जो आप राशि देते हो, या ठेका गाड़ी आपने पढ़ी है संविदा के अधीन कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जो चलती हैं, उसके लिए जो आप राशि देते हो, कोई भुगतान तो करोगे ना, सेवा उसकी लोगे तो उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो वो जो भुगतान के रूप में जो राशि देते हो आप, वो किराया कहलाता है। ठीक है, जो आप सेवा लेते हो परिवहन की और उसके लिए आप कुछ भुगतान करते होगे, पैसा देते होगे, तो जो पैसा आप देते हो वो क्या कहलाता है, वो किराया कहलाता है। चाहे आप सीजन टिकट के रूप में दो, उसको टिकट के रूप में खरीद के दो, या आप ठेका गाड़ी ले रहे हो किराए से ले रहे हो, दोनों टिकट भी आते हैं, सीजन टिकट भी होता है और वैसा भी नॉर्मल, जो आप नॉर्मल टिकट लेते हैं वो भी किराए में आता है। ठीक है, तो किराए में जो कुल मिला के जो आप यात्रा करने के लिए जो पेमेंट करते हो, सीधा सा बात है कि जो यात्रा करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो किराया कहलाता है। ठीक, अब धारा जो है 13 नहीं है अभी, धारा 12A है, धारा 12A, धारा 12A कहती है स्वर्णिम घंटा, इसको याद रखना, स्वर्णिम घंटा, ये अवधि है कुछ, ये दुर्घटना की अवधि है। ये कैसी अवधि है, दुर्घटना वाली अवधि, और ये वो अवधि है जब आप जिसकी व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसकी जान बचा सकते हो, वो अवधि है ये। तो स्वर्णिम घंटा की भी याद रखना, धारा 12A में दे रखी, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, पूछी जा सकती है कि स्वर्णिम घंटा को कहाँ परिभाषित किया गया, धारा 12A में, मतलब धारा तो दो है, धारा 2 का 12A में परिभाषित किया गया है। तो क्षति या दुर्घटना के पश्चात, यहाँ याद रखें, क्षति या दुर्घटना के पश्चात, मतलब जब क्षति हो गई या दुर्घटना हुई उसके बाद, उसके पश्चात का 1 घंटे का समय, का 1 घंटे का समय, मतलब ये है कि स्वर्णिम घंटे का जो अवधि है वो कितनी है, 1 घंटा। ये भी पूछ सकते हैं कि स्वर्णिम घंटे की अवधि कितनी है, 1 ही घंटा है, दुर्घटना होने के बाद 1 घंटे का समय है, उसको कहते हैं स्वर्णिम काल या स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम काल भी कह सकते हैं, स्वर्णिम काल के नाम से भी आ सकता है, स्वर्णिम घंटा के नाम से भी, एक ही बात, काल और घंटा एक ही होता है। तो शब्दों में, हिंदी के शब्दों में, हिंदी के शब्दों के चार चार होते हैं, तो आप घंटा की जगह काल लिख दो तो आपको काल तो है ही नहीं, एक ही बात होती है। ठीक है, स्वर्णिम काल कह लो या स्वर्णिम घंटा कह लो, एक ही बात है। तो स्वर्णिम घंटा जो है दुर्घटना के बाद जो है 1 घंटे का समय है, जिसमें चिकित्सकीय सहायता द्वारा, जिसमें चिकित्सकीय सहायता द्वारा मृत्यु को निवारित किया जा सकता है, मृत्यु को निवारित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें याद रखना है। अब वो पूछेंगे कि भाई स्वर्णिम घंटा कहाँ परिभाषित है, ये तो आप याद लगा ही दोगे कि धारा 2 की 12A में जो है स्वर्णिम घंटे को परिभाषित किया गया है। फिर ये पूछ सकते हैं कि स्वर्णिम घंटे का अवधि कितनी होती, तो कुल 1 घंटे की अवधि होती दुर्घटना के बाद। अब ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कैसी, मतलब किस चीज का निवारण किया जा सकता है, मृत्यु का निवारण, उपहति का निवारण। तो मृत्यु का निवारण, उपहति तो हो ही गई उसे, दुर्घटना हो गई, क्षति हो गई, तो उपहति तो हो ही गई है उसे, उसका निवारण तो होना नहीं है। हाँ, लेकिन जान बचाई जा सकती है। तो जो आप मेडिकल करा दोगे, डॉक्टर के पास ले जाओगे, तो अगर उस सही टाइम पे, कई बार होता है ना कि सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता मरीज, तो वो 1 घंटे की अवधि जब आपने मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, मरीज यहाँ तो वो कहेंगे दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उसको आपने पहुंचा दिया, तो उस सही टाइम पे पहुंचने से क्या हुआ, उसकी जान बच गई। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना, बहुत अच्छा किया आपने, सही टाइम पे ले आए, नहीं तो ये आदमी बचता नहीं, इतना गंभीर वो जो है एक्सीडेंट हुआ है। तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्वर्णिम घंटा। तो इसमें काय की किस चीज को का निवारण होता है, मृत्यु का निवारण।
ठीक है, ये भी याद रखना। काय का निवारण है, मृत्यु का। उपपत्ति घोरोपति ऐसे लगा दें तो ध्यान में रखना, उन वो तो हो ही गई, उपपत्ति और घोरोपति ही होगी तभी बेचारा मृत्यु की हालत में पहुंचा है, वो तो हो ही गई है। तो किस चीज, अब भैया उपपत्ति तो हो गई ठीक है, लेकिन मृत्यु बचाई जा सकती है, तो काय का निवारण हो रहा है, मृत्यु का निवारण हो रहा है। इस चीज को भी जिन शब्दों पे ध्यान देना है, तो काय का निवारण हो रहा है, मृत्यु का निवारण हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे थोड़ा सा मिटा के। अच्छे ढंग से पढ़िएगा मोटर व्हीकल एक्ट, और पूरा फोकस मोटर व्हीकल एक्ट पे ही करना है अभी आपको, ठीक है ना। सारी चीजें मत समेटना अभी, जब ये एक्ट चल रहा है तो इसी को पढ़ना है बस, रिवीजन करते रहिएगा, बाकी इसी एक्ट को फोकस करिए, क्योंकि एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये नहीं कि सब लेके बैठ गए, रिवीजन करते रहिए, अपने सारे एक्टों को जो पढ़ रखे हैं उनके रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बगैर रिवीजन के तो काम नहीं चलता, लेकिन इसको ढंग से पढ़ेगा अभी, ठीक है ना। एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बड़ा एक्ट, एक्ट क्या है ये तो पूरा, मेजर माइनर क्या है ये तो पूरा एक्ट ही समझ लो आप इसे, एक तरीके से ये मेजर ही एक्ट हो गया। कहने का नाम का है माइनर, नाम का माइनर है लेकिन है वो मेजर ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब मेजर जैसा एक्ट है तो क्वेश्चन भी मेजर ही जैसे आएंगे उसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं कि इससे कम आए, क्वेश्चन आएंगे उससे, क्योंकि क्वेश्चन बनते भी बहुत हैं और आ भी सकते हैं। अब देखिए धारा 213 में जो है माल की परिभाषा दे रखी। माल, माल आप जानते हो, माल का अर्थ है जीवित व्यक्तियों के सिवाय, मतलब जीवित व्यक्तियों को छोड़ करके जो वस्तुएं शामिल वो आती हैं, जीवित, जीवित व्यक्तियों के सिवाय, व्यक्तियों के सिवाय, मतलब जीवित व्यक्ति शामिल नहीं है। माल अगर आप कहोगे कि माल है तो माल जीवित व्यक्ति नहीं है, जो ले जाते हैं ना भाड़े पे जो, वो माल के सिवाय यान द्वारा ले जाए जाने वाली कोई भी चीज, यान द्वारा, द्वारा ले जाई जाने वाली कोई भी वस्तु कह लो या चीज कह लो, वाली कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, इसमें पशुधन भी शामिल है, वस्तु इसमें पशुधन भी, पशुधन भी शामिल है। देखिए पशु को धन कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो ये कह रहा है कि भाई माल में क्या है, मतलब मानवों को छोड़ दो, मानव मतलब जीवित व्यक्ति, उनको माल नहीं कहते। जीवित व्यक्ति की बात कह रहा है, डेड बॉडी ले जा रहा है तो वो माल हो गई, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, इंसान जब मर जाता है तो संपत्ति हो जाता है। किसी कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो वो डेड बॉडी क्या, फिर वो क्या है, वो संपत्ति हो गई, तो वो भी माल बन गई, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है जीवित व्यक्ति, जीवित शब्द आया। तो जीवित व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो माल की परिभाषा में आती है। इसमें पशुधन भी शामिल है, क्योंकि पशु को भी अपन क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। इसमें पशुओं को ले जाने के लिए जो गाड़ी, तो वो भी माल है, ठीक है। पशु ले जा रहे हैं तो माल ले जा रहे हैं, कहते हैं ना माल लेके आए। अब माल किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब मान लीजिए जो मुर्दे घर की जो गाड़ियां चलती है मॉर्गेज वाली, वो उस वाली, तो वो जो बुजुर्गों को ले जाती वो भी माल ही ले जा रही है एक तरीके से, है, तो वो माल हो जाता है। तो ध्यान में रखें, जीवित व्यक्तियों को छोड़कर सारी प्रकार की वस्तुएं जो है माल की श्रेणी में आती हैं, इसमें पशुधन भी शामिल है। आगे इसमें एक चीज और लिखता है, मोटर कार से संलग्न ट्रेलर से वहन किया जाने वाला सामान एवं यात्रियों का निजी सामान इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। इसमें क्या शामिल नहीं है, मोटर कार से संलग्न, कार से संलग्न, आपने, आपकी कार है, आपने पीछे एक ट्रॉलर जोड़ लिया, उसमें अपना सामान रख लिया, वो वाली कह रहा है। मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में, ट्रेलर में वहन किया
किया जाने वाला सामान एवं यात्रियों का निजी सामान। अब भाई आप यात्रा करोगे तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाओगे, निजी सामान इसमें शामिल नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शामिल नहीं है। आपके पास कार है बढ़िया, आपने पीछे ट्रॉली जोड़ ली, पहले पुराने जमाने में जोड़ते थे, अब नहीं जोड़ते। लेकिन जिनको घूमने का शौक है, गाड़ियों की डिग्गियां इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि आप 2-2 महीने के लिए घूमने की ट्रिप पे जा रहे हो, उसमें सामान ले जाओ तो क्या करोगे? फिर ट्रेलर आपने बनवा लिया एक छोटा सा गाड़ी के पीछे लगाने वाला, आपने उस ट्रेलर में अपना सामान रख लिया, ठीक है। तो मोटर कार के पीछे आपने एक ट्रेलर लगा लिया, उसमें अपना सामान रख लिया। या आप यात्रा कर रहे हो, अपना छोटा मोटा सामान तो लेके जाते हो, बैग वगैरह कपड़े वगैरह लेके जाओगे, तो वो जो है माल की परिभाषा में नहीं आते, ठीक है, ये भी याद रखना है। मोटर कार जो संलग्न है, यान है, उसमें आप जो सामान ले जा रहे हो, इसके अलावा यात्रियों का जो निजी सामान होता है वो माल की परिभाषा में शामिल नहीं होता है, ये भी याद रखना है। सेक्शन 214 देखिए अब। सेक्शन 214 कहता है माल वाहन, ये माल की परिभाषा होगी या माल वाहन की परिभाषा? माल वाहन, माल वाहन का मतलब जो केवल माल के लिए चलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है जो केवल माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा मोटर यान शामिल है जो केवल माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब केवल भाड़े पे चलता है, माल ले जाता है आपने। अब आपका ट्रांसफर हुआ, आप कहीं रहते या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, आपने घर का सामान बुक कर दिया कि भैया यहाँ से ले जाओ, तो ऐसे वाहन आते हैं इसमें, जो केवल माल ले जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं ले जाते, केवल माल माल ले जाते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह इस प्रकार निर्मित हो या ना। ये कह रहा है चाहे वह इस प्रकार निर्मित हो या ना, निर्मित हो या ना हो, कहने का मतलब है कि चाहे वो मालगाड़ी के रूप में बनाया गया हो उसे, कई तो देखिए आप देते हैं, कंपनी बना के देती है, मालगाड़ियां आती है ना, ट्रक आते हैं, ट्रॉलर आते हैं जो माल के लिए बनते हैं, वो तो खैर है ही शामिल। अब मान लो आपको घर पे सामान ले, कई बार ऐसा होता है कि अपन मार्केट गए, कोई बड़ा सामान खरीद लिया अपन, अब बड़ा सामान अपन ने खरीद लिया तो फिर भैया उसने दुकानदार ने बोला घर पे पहुंचाना, आपके माल पहुंचाना है, तो बोले कोई नहीं मिला, मालगाड़ी नहीं मिली, तो बोले आप आपे वगैरह चलते हैं ना, जो 3 व्हीलर चलते हैं जिसमें अपन यात्रा करते हैं, बोले उसमें रख के पहुंचा देते हैं, तो वो भी माल वाहन में कहलाएगा उस समय जब वो ले जा रहा है, ठीक है। इसीलिए लिखा है चाहे वह इस प्रकार निर्मित हो या ना हो, अगर वो माल ले जा रहा है तो वो माल वाहन कहलाएगा, ठीक है। अगर वो भले ही कोई आपका 3 व्हीलर है जिसमें आप यात्रा करते हो, कई बार छोटे मोटे सामान उसमें ही पहुंचा देते हैं दुकानदार कि ले जाओ इसमें, है ना, छोटे मोटे आ जाते हैं उसमें, वो पहुंचा देते हैं, वो लोग दोनों काम कर लेते हैं, यात्री तो वो ढोते ही है, ओके भाड़ा मिल गया तो वो भी कर लेते हैं। तो ऐसे वाहन भी इसमें शामिल है, चाहे वो माल वाहन के रूप में बनाए गए हो या ना बनाए गए हो, मतलब वो माल के लिए तो नहीं बनाया गया, वो यात्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन उससे भाड़ा भी ढोते हैं लोग बाग। हाँ, एक उसका एक दूसरा वर्जन आता है जो भाड़े के लिए बनाया जाता है, वो अलग बात है, वो तो भाड़े के लिए बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि चाहे वो भाड़े के लिए बनाया गया हो या ना बनाया गया, अगर उसमें माल ले जाया जा रहा है तो वो माल वाहन कहलाएगा, ठीक है। 214 215 कहता है आपका सकल यान भार, टोटल वेट, सकल यान भार
मतलब वाहन का टोटल वेट की बात कह रहा है, सकल वाहन, सकल यान भार। तो प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत अनुमति प्राप्त, तो क्या कह रहा है, प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत, प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत, जो प्रमाणित है भार, गाड़ियों का प्रमाणित रहता है, रजिस्ट्री में बताया, वो जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसमें भी भार रहता है टोटल गाड़ी का, कि कितना इसका वेट है उसके बारे में। तो प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत अनुमति प्राप्त कुल भार, अनुमति प्राप्त कुल भार, गाड़ी का कुल भार, कुल भार एवं यान का कुल भार, एवं यान का कुल भार। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि टोटल वेट की बात कर रहा है। अपन कोई भी गाड़ी खरीदते हो उसमें वेट लिखा रहता है, जब आप खरीदते हो तो टोटल कितना वेट है गाड़ी में, तो उसके बारे में कह रहा है। जो प्रमाणित होता है, रजिस्ट्रीकृत होता है, उस पर लिखा रहता है कितना वेट की गाड़ी है ना। सरकार उसी के हिसाब से टैक्स तय करती है उन गाड़ियों पे, भार के हिसाब से, उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सरकार उन पे क्या करती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, कंपनियों पे लगाती है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि जो भार होता है ना टोटल, जो रजिस्ट्रीकृत होता है, प्रमाणित होता है, वो उसका कुल भार कहलाता है। यान का भार, जो भी यान मतलब मोटर व्हीकल जो भी है, उसका भार कुल भार कहलाता है। ठीक है, कोई खास परिभाषा ही नहीं, कुल भार। अब देखिए 216, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 216 याद रखना है, भारी माल यान, ये आपको याद रखना है, भारी माल यान। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भारी माल यान कहाँ परिभाषित है, आपसे ये पूछेंगे कि भारी माल होता क्या है, ये पूछेंगे। तो ऐसा माल यान, ऐसा माल यान ऐसा माल यान ट्रैक्टर या रोड रोलर, ट्रैक्टर भी, ट्रैक्टर या रोड रोलर, ठीक है, ट्रैक्टर या रोड रोलर। एक मिनट, 14 गड़बड़ लगती है, 16 लिख दिए, 15 में सकल यान भार लिखा था। ठीक है ठीक है ठीक। रोड रोलर, जिसका लदान रहित, रोलर जिसका लदान रहित, कोष्टक में लिख लीजिए, लदान रहित का अर्थ खाली, खाली लिख लीजिए इसे, ताकि समझ में आ जाए बाद में जब अपन पढ़ें तो। खाली भार कितना है, 12,000 किलोग्राम से अधिक है, 12,000 किलोग्राम ग्राम से अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि 12,000 से ऊपर के वाहन जिनमें वजन होता है 12,000 किलोग्राम, मतलब ट्रक ही होते हैं ये लोग बड़े बड़े, तो 12,000 किलोग्राम से जिनमें अधिक वजन होता है वो भारी माल यान कहलाते हैं। कुल मिला के जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो आ जाते हैं इसमें, इनका वजन जो है 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। तो भारी माल यान का मतलब है हैवी, हैवी ड्यूटी जो व्हीकल होते हैं आपके माल वाले, वो जिसपे ट्रक वगैरह आते हैं। तो ये 12,000 किलोग्राम से अधिक भार है, मतलब खाली का, ऐसा नहीं कि वजन उसमें लदा है सामान और फिर जो टोटल, मतलब खाली गाड़ी का, खाली गाड़ी का ही जो है भार वो कितना है, 12,000 किलोग्राम से अधिक का है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भारी माल यान बोला जाता है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, भारी माल यान, खाली वाहन। ठीक है, लदान रहित मतलब कोई लदा वगदा सामान नहीं है, खाली है, खाली वाहन है, उसका वजन कितना है, 12,000 से ऊपर, बस इतना याद रखना, 12,000 से ऊपर का भार जो होता है उसको क्या कहते हैं, भारी माल यान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या था, 216। अब देखिए 217, ये भारी यात्री मोटरयान की बात कह रहा है, सेक्शन 2
17। ये क्या कह रहा है? भारी यात्री मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान। ठीक है, यात्री मोटरयान की परिभाषा कह रहा है कि भी भारी यात्री जो है मोटरयान वो क्या होता है? ऐसा लोक सेवा यान, ऐसा लोक सेवा यान, लोक सेवा यान मतलब जो आपकी बसेस वगैरह हो गई भाई, जो लोगों को ले जाती हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम में आती हैं, वो वाली आ गई। प्राइवेट सेवा यान, प्राइवेट सेवा यान, प्राइवेट सेवा यान में वो हो गई जो बुकिंग पे चलती हैं। एक तो होती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है, जैसे बस चलती है, यहाँ से वहां चल रही है, एक शहर से दूसरे शहर चल रही है, वो लोक सेवा यान हो गया। एक होता है प्राइवेट सेवा यान जो बुकिंग पे चलते हैं, आपने बुकिंग की हो वो चले जाए, ठीक है, वो हो गए। ठीक है, या शिक्षा संस्था बस, या शिक्षा जो अपन ने पढ़ा था, संस्था बस जो शिक्षा संस्था के रूप में क्या है, रजिस्टर्ड है किसी कॉलेज महाविद्यालय के रूप में, जो है उन्हीं की अधिकारिता में है। बस जिसका लदान रहित भार, जिसका लदान रहित भार, रहित भार मतलब खाली वेट हो रहा है, वजन, लदान रहित भार कितना है? 12,000 किलोग्राम से अधिक है। यहां भी वही बात है, 12,000 किलोग्राम से अधिक है। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि भारी का मतलब है 12,000 से अधिक का भार हो, जिसमें खाली 12,000 से अधिक का भार है तो वो क्या है, भारी वाहन कहलाएगा। चाहे वो भारी माल वाहन हो, माल होगा तो माल वाला वाहन हो जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, रोड रोलर आ जाएगा, है ना, ये सब आ जाते हैं। और यात्री का वाहन है तो इसमें लोक सेवा यान आ जाएगा, प्राइवेट यान आ जाएगी, शिक्षा संस्था की बस आ जाएगी। और वेट की बात है तो वेट सेम है, 12,000 से अधिक का होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, भारी। तो भारी में वजन सीधा एक शब्द है भारी, और भारी का वजन कितना है, 12,000 से अधिक। ठीक, 17 के बाद जो है आपकी परिभाषा आती है 18, शायद निश्चित है, देखिए, एक मिनट। 18 समाप्त हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो अब आप पढ़ेंगे 19। 18 क्या है, समाप्त है, निश्चित है जी। अब पढ़ेंगे 19। 19 कहता है आपका शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी लर्निंग लाइसेंस। ये भी याद रखना है परिभाषा कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति से संबंधित कहाँ बताया गया है, मतलब परिभाषित कहाँ किया गया है, तो 2/19 में परिभाषित किया गया, इसको भी याद रखना है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। ठीक है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कितने में दे रखी है, 2/19 में, ये याद रखना। अध्याय 2 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, अध्याय 2 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि भैया 2 में दी जाती है अनुज्ञप्तियां, लाइसेंस से संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 2, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो बस इतना ही याद रखना है कि अध्याय 2 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का मतलब है जो अध्याय 2 के अधीन दी जाती है, बस सिंपल सी परिभाषा, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है, 2/19 में बताया गया है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति को। अब आता है अनुज्ञापन प्राधिकारी, सेक्शन 2/20 में क्या बताया गया है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। सेक्शन 2/20 में क्या बताया गया है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन है, अध्याय 2 एवं 3 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त अधिकारी। अध्याय कौन कौन से हैं, अध्याय 2 और 3, अध्याय 2 एवं 3 के अधीन
अनुज्ञप्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी। अध्याय 2 में तो आप जानते हुए जी आपकी चालन अनुज्ञप्ति वगैरह है। अध्याय 3 में क्या था, कंडक्टर वाली थी, है ना, कंडक्टर ही था अध्याय 3 में शायद, कि रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन शायद एक मिनट, हाँ अध्याय 3 में कंडक्टर था, अध्याय 4 में था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 2 में जो अनुज्ञप्ति दी जाती है, कंडक्टर की अनुज्ञप्ति 3 में दी जाती है, और 2 में आपके लिए, आपको वाहन खरीदा है तो फिर लाइसेंस लोगे तो लाइसेंस लेने के लिए 2 में लगाओगे, कंडक्टर बनना चाहते हो तो फिर 3 में लगाओगे। ठीक है, तो दोनों में अनुमति दी जाती है। ठीक, तो अध्याय 20 के अधीन दी गई, अध्याय 2 और 3 के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए जो सशक्त किया जाता है वो। इसके बाद आता है, इधर ही इधर चलिए मिटा लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। थोड़ी सी अब मेहनत थोड़ी ज्यादा करिए, है ना। अब 1 तारीख शुरू हो रही है, मतलब अगला महीना शुरू हो रहा है, ये खत्म ही है महीना। अब बिल्कुल आप पढ़ाई पे लग जाइए, बिल्कुल वो मत करिएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ाई करना 3 महीने अच्छे तरीके से, कंपटीशन ज्यादा है, पढ़ाई करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में तो रहना ही नहीं चाहिए कभी, तैयारी अच्छी होने के बाद भी नहीं होता लोगों का। ठीक है, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हमारे हमको तो सब आता है, सब तो सबको आता है, सब आने वाले भी बहुत सालों से बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसको मत देख सोचिएगा कि सब आता है, सब आने पाने से कुछ नहीं होता है, आना भी चाहिए और करना भी चाहिए, उससे तब होता है काम, आने के साथ करना भी पड़ता है उसमें। कई लोगों को सब आता है, परीक्षा में जाते हुए हक्की बक्की गुम हो जाती है ना, गलत करे आते हैं, आते हुए गलत करे आते हैं। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, पढ़ाई करिएगा ढंग से। ठीक है, 3 महीने। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहिए, कई बच्चे रहते हैं कि कोचिंग पढ़ के क्या करना, हम तो घर पे बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। घर पे पढ़ाई होती है, माना ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ो ही कोचिंग, ले ही नहीं रहे क्लास, बोले उस पे नुकसान आपको ही होना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी हमेशा मारा जाता है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा आप। 2 घंटे जब आप सुनते हो वो पढ़ते हो तो सुनने वाली चीजें ज्यादा ध्यान रहती हैं हमेशा, और ज्यादा मन को जब भी आप गलत करते हो परीक्षा में वो आपको दिमाग में टच करती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दोनों चीजों का हर चीज होना जरूरी है, पढ़ाई खुद की भी होना जरूरी है और आपका कोचिंग भी जरूरी है, इसीलिए जरूरी होती है कोचिंग। 2:21 कहते हैं हल्का मोटरयान, हल्का मोटर यान। ठीक है, हल्का, अभी भारी पड़ा था, तो भारी का वेट कितना था, 12,000 से अधिक। जो 12,000 से अधिक था वो भारी जो है यान था, चाहे वो माल वाहन हो चाहे वो यात्री वाला हो। ठीक है, उसमें वेट कितना था, 12,000 से अधिक। और ऐसा परिवहन यान, ये कह रहा है ऐसा परिवहन यान, परिवहन यान का मतलब होता है जो यात्रियों को ले जाता है, ठीक है, यहां से वहां, या बस, कार, ट्रैक्टर, या या बस, कार, ट्रैक्टर। आप कहोगे भैया ट्रैक्टर तो वहां भी आ गया था, भाई ट्रैक्टर तो कई तरीके के होते हैं ना, हल्के भी आते हैं बड़े भी आते हैं, ट्रैक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं और उससे भी हैवी आते हैं। ठीक है, कई तरीके के आते हैं ट्रैक्टर तो, एक छोटा ट्रैक्टर भी देखा होगा आपने, और उससे बड़ा भी, मीडियम क्लास का भी देखा होगा, उससे बड़ा भी आता है। ठीक है, कई क्वालिटी के आते हैं ट्रैक्टर, तो इसीलिए ट्रैक्टर यहाँ भी आया वहां भी आया, ट्रैक्टर हल्के यानों में भी आता है और भारी यानों में भी आता है। ट्रैक्टर एक ऐसा है आपका जो है, क्या कहते हैं, व्हीकल कह लो, है जो हल्के यान में भी आता है और भारी यान में भी आ रहा है। ठीक है, तो परिवहन यान हो गए, बस हो गई, कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड रोलर, ये भी छोटे बड़े होते हैं, रोड रोलर, रोड रोलर, इसमें भी क्वालिटी आती है, बड़े आते हैं छोटे भी आते हैं। ठीक है, रोड रोलर जिसमें लदान रहित भार, जिसमें लदान
रहित भार कितना है? 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। 7,500 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। ठीक है, मतलब इनसे कम है। जो छोटी गाड़ियां होती ना आपकी, वो सब इसमें आती हैं 7,500 किलोग्राम से। जो आपकी कार वगैरह से होती है वो सब इसी में आ जाती है। ठीक है, तो हल्का मोटरयान कहलाता है। कार में भी दो कैटेगरी होती है, याद रखेंगे, उसमें भी भारी कार होती है और हल्की होती है। जो आप नॉर्मली जो हैचबैक कह लो, हैचबैक गाड़ियां जो चलाते हो आप, वो इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी एसयूवीज आती हैं, जो बड़ी आती हैं वो भारी में होती हैं, उनका वजन इससे ऊपर होता है। और जो हल्की गाड़ियां होती हैं आपकी, छोटी मोटी स्विफ्ट फिफ्ट, जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं, वो उनका वजन इतना रहता है, इससे कम ही रहता है। ठीक है, तो हल्का मोटरयान में आती है। ठीक है, तो हल्का मोटरयान कौन सा? जिनका 7,500 किलोग्राम से कम वजन है, अधिक नहीं, कितना है? कम। 7,500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा तो फिर भारी हो जाएगा, वो तो 12,000 किलोग्राम से। ठीक है, अभी और एक कैटेगरी आएगी, हल्का मोटरयान हो गया। ठीक है, इसके बाद है विनिर्माता। सेक्शन 221A है, 21A। इसमें काय की परिभाषा दे रखी है? विनिर्माता की, मैन्युफैक्चरर की। विनिर्माता में क्या है? मोटर यानों के विनिर्माण में लगा व्यक्ति। सिंपल सी परिभाषा है, मोटर यान के विनिर्माण में लगा व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति बनाता है, उनको बनवाता है या बनाता है, वो व्यक्ति आता है। विनिर्माता कौन है? जो बनाता है या बनवाता है। फैक्ट्री वाले आ गए, मालिक आ गए। टाटा जी आपके, जो टाटा गाड़ी बनाता है, वो क्या है? वो विनिर्माता है। उसकी कारें आती हैं तो वो कौन है? विनिर्माता है। तो वो मोटरयान के विनिर्माण में लगा व्यक्ति कौन होता है? विनिर्माता कहलाता है। ठीक, अब देखिए 222 में है बड़ी टैक्सी। 222 में क्या है? बड़ी टैक्सी, ये याद रखना है, बड़ी टैक्सी। बड़ी टैक्सी में फिर संख्या के आधार पर है। जो भाड़े या पारिश्रमिक पर, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर ठीक है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक, कितने लोगों से अधिक? 6 से अधिक, 6 से अधिक, किंतु अधिक मतलब 6 से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। बड़ी टैक्सी क्या है? जिसमें 6 से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं, लेकिन 12 से अनधिक, किंतु 12 से अनधिक। लिख लीजिए, ड्राइवर शामिल नहीं होता है। देखिए, जब भी हम गाड़ियों की सीटिंग की व्यवस्था की बात करते हैं कि गाड़ी कितनी सीटर है, तो उसमें ड्राइवर सीट नहीं गिनी जाती। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी जब भी किसी गाड़ी की गिनी जाती है तो उसमें ड्राइवर सीट नहीं गिनी जाती। तो ये इसमें, ये भी यहाँ भी यही लिखा है, ड्राइवर शामिल नहीं है। ड्राइवर शामिल नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब 6 सवारी कर रहे हो तो मतलब 7 लोग, 6 मान लो, किसी कोई गाड़ी की अगर 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, तो ये मान लो 7 लोग बैठते हैं, उसमें एक ड्राइवर भी बैठता है, ड्राइवर को इंक्लूड नहीं करते। अगर 7 सीटर कार है तो समझ लो 8 सीटें हैं उसमें। कहते हैं ना लोग आके 7 सीटर कार, तो 7 सीटर कार का मतलब है ड्राइवर नहीं गिन रहे, 8 सीटें हैं उसमें। ठीक है, तो 7 सीटर कार का मतलब एक तरीके से ड्राइवर को इंक्लूड नहीं किया जाता कभी भी। कोई भी गाड़ी जो आती है बताते हैं ना, 7 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर, उसमें जो है ड्राइवर को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो याद रखें, ड्राइवर शामिल नहीं होता है इसमें। तो ड्राइवर शामिल नहीं है, वहन करने के लिए अनुकूल है। वहन का मतलब होता है ले जाना, वहन अनुकूल है।
अनुकूल मतलब उपयुक्त है, अनुकूल है। तो बड़ी टैक्सी कौन सी टैक्सी है? बड़ी टैक्सी वो टैक्सी है जिसमें 6 से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं लेकिन 12 से कम, 12 से अनधिक, मतलब 12 से ज्यादा लोग नहीं बैठते, अधिकतम कैपेसिटी है 12। बड़ी टैक्सी की अधिकतम कैपेसिटी है 12, 12 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, ठीक है। और कम से कम 6 से ऊपर होने चाहिए, 6 से तो ज्यादा होने चाहिए तभी बड़ी टैक्सी कहलाएगी, 6 से ज्यादा हो और 6 से ज्यादा हो और 12 से अधिक ना हो, ठीक है। तो ऐसी टैक्सी क्या कहलाती है? बड़ी टैक्सी। उसके बाद आती है आपकी परिभाषा 223 की, मध्यम माल यान। अब ये बीच के आ गए 223 में, ये भी याद रखनी है सारी आपको। मध्यम मालयान, मध्यम, ये मालयान आ गया, माल यान, बीच का। मध्यम मालयान का मतलब है बीच का। हल्के और भारी मालयान से भिन्न मालयान शामिल है। हल्के और भारी माल यान से भिन्न, हल्के और भारी माल यान से भिन्न क्या शामिल है? एक मिनट, मालयान शामिल है, मालयान शामिल है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो आता है, दोनों के बीच में जो यान फिट हो जाता है, जो कौन के बीच में? हल्के से ऊपर का है और भारी से कम का है, उनके बीच में जो फिट हो जाता है मालयान, वो क्या कहलाता है? और भारी से नीचे की श्रेणी का है, उनके बीच में जो फिट होता है वो क्या कहलाता है? मध्यम मालयान कहलाता है, ठीक। बस इतनी सी परिभाषा है इसकी। 224 कहता है मध्यम यात्री मोटरयान। 224 क्या कहता है? मध्यम यात्री मोटरयान, यात्री मोटरयान, मध्यम यात्री मोटरयान, इसमें क्या शामिल भाई? ये कह रहा है ऐसा यान जो मोटरसाइकिल, रूपांतरित यान, हल्का यान या भारी यात्री मोटरयान से भिन्न है। कैसा यान? ऐसा यान, ऐसा यान, यान लिखा है सीधा, है ना, मोटर यान होता है वो, यान अपन ले लिया, अपन को बार बार मोटर के यान क्या लिखना, तो सीधा यान लिख लिया, ठीक है। मोटर यान होता है जिसमें मोटर लगी हो, अपन केवल यान लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यान जो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गया आपका, और क्या हो गया? रूपांतरित यान, रूपांतरित यान, मॉडिफाई जो यान होता है वो, मोटर यान जो अपन पहले पढ़ा था, पहली परिभाषा थी मॉडिफिकेशन वाला। ये हल्का यान, हल्का यान हल्की कैटेगरी का है, हल्का है, कम वजन में है। या भारी यात्री मोटर यान से भिन्न, या भारी, या भारी मोटर यान से भिन्न है, मतलब इन श्रेणी में नहीं आता। ये कह रहा है मध्यम यात्री मोटरयान का अर्थ ऐसा है कि जो ऐसा मोटरयान है जो मोटरसाइकिल की परिभाषा में नहीं आता। मोटरसाइकिल को आप यात्री यान तो नहीं कह सकते ना, तो वो नहीं शामिल, मोटरसाइकिल यात्री यान में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो रूपांतरित यान होते हैं, जो बनाए हैं मॉडिफिकेशन करके, जो भी विनिर्दिष्ट है या विकलांगों के लिए बनाए गए, तो वो वाले भी नहीं आते। इसके बाद जो हल्के मोटरयान होते हैं वो भी नहीं आते, और भारी मोटरयान से भिन्न, हल्के और भारी से भिन्न जो यान होते हैं वो इसमें जो है शामिल नहीं। तो हल्के और भारी से भिन्न होते हैं वो यान शामिल है। इसके अलावा मोटरसाइकिल और रूपांतरित यान इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो बीच के जो यान बचते हैं वो मध्यम यात्री मोटरयान कहलाते हैं। अब देखिए 225,
225 क्या कहता है? 225 कहता है मोटर टैक्सी। मोटर टैक्सी, ठीक है। मोटर टैक्सी में क्या शामिल है देखिए, मोटर टैक्सी कहता है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर, मतलब भाड़े पर चलती है या पारिश्रमिक पर चलती है, भाई पैसा देते वो चलाते हैं, ठीक है। अधिकतम 6 यात्रियों के वहन के लिए अनुकूल है। इसमें मैं वो लिखूंगा नहीं ड्राइवर सहित, अधिकतम 6 यात्रियों के वहन के लिए अनुकूल है। मतलब 6 यात्री बैठ जाते हैं, ड्राइवर शामिल नहीं होता इसमें, इसमें भी ड्राइवर शामिल नहीं। मोटर टैक्सी का मतलब ऐसा है कि आप उसमें 6 लोग बिठा सकते हो, चाहे आप भाड़े पे ले जाओ चाहे पारिश्रमिक पे ले जाओ, कोई किसी भी तरीके से ले जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी चलाते हो। तो 6 यात्री कुल मिला के आप उस पर बिठा लेते हो, 6 लोग उसमें बैठ जाते हैं, 6 यात्री उसमें बैठ सकते हैं ड्राइवर को छोड़ के, यानी ड्राइवर हो गया तो 7 हो जाएंगे। तो 6 यात्री, यात्रियों की बात हो रही कि यात्री कितने बैठ जाते हैं, ड्राइवर तो भाई बगैर ड्राइवर की गाड़ी कैसे चलेगी, ड्राइवर तो बैठेगा ही बैठेगा, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मोटर टैक्सी का मतलब है जिसमें 6 यात्री जो है, अधिकतम 6 यात्री, मतलब 6 से ज्यादा नहीं, अधिकतम 6 यात्री जो है बैठ सकते हैं, 6 यात्री बैठने की व्यवस्था है। वो बात अलग है कि वो 6 की जगह 10 बिठा लें, वो बात अलग है। सिटिंग कैपेसिटी से मतलब है यहाँ, वो कितने बिठाते हैं उससे मतलब नहीं है, गाड़ी की जो क्षमता है उसकी बात हो रही है। तो अधिकतम 6 यात्रियों को बैठाने के लिए जो है अनुकूल है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा पुलिस जो ये मोटर टैक्सी वाले हैं, ये कुछ भी हैं, जो ज्यादा यात्री भर लेते हैं, तो ये डरते इसीलिए हैं, इनके चालान कट जाते हैं कि भाई आपकी गाड़ी की क्षमता 6 है, आप 7 8 10 लोग कैसे बिठा लें, इसीलिए। ठीक है, तो याद रखना 6 लोगों की क्षमता वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, मोटर टैक्सी कहते हैं, ठीक। अब बात आती है मोटर टैक्सी के बाद मोटर कार। मोटर कार, ठीक है, मोटर कार की परिभाषा कहाँ दे रखी है आपकी, सॉरी, 226 में, 226 में क्या दे रखा है आपका, मोटर कार की परिभाषा दे रखी है। तो मोटर कार का क्या अर्थ है, परिवहन यान, परिवहन यान, ठीक है, परिवहन यान, बस, इसके अलावा कौन सा है आपका, रोड रोलर, ट्रैक्टर, ये सब बातें आएंगी, रोड रोलर, ट्रैक्टर, ठीक है। मोटरसाइकिल या रूपांतरित यान से भिन्न कोई मोटर यान, मोटरसाइकिल या रूपांतरित यान से भिन्न, एक मिनट, हाँ, रूपांतरित यान से भिन्न कोई मोटर यान, मोटर यान। तो इसमें कौन कौन शामिल है, मतलब ये कह रहा है कि इनको छोड़ के परिवहन यान छोड़ दिया जाए, बस को छोड़ दो, रोड रोलर को छोड़ दो, ट्रैक्टर को छोड़ दो, मोटरसाइकिल को छोड़ दो, रूपांतरित यान को छोड़ दो, इनसे भिन्न जो यान है वो मोटर कार कहलाता है। मतलब ये शामिल है, नेगेटिव परिभाषा दे रखी, ये नहीं बताया कि भाई मोटर कार है क्या, बस ये कह दिया कि परिवहन यान नहीं होना चाहिए, यात्री वाला वाहन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये क्या कह रहा है, बस नहीं होना चाहिए, रोड रोलर नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, और जो मॉडिफिकेशन वाला जो यान होता है वो नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कह रहा है कि जो भी है वो कार टैक्सी है, सॉरी, कार, कार मोटर कार है, कार टैक्सी नहीं, मोटर कार है।
तो मोटर कार क्या है, जो ना तो ट्रैक्टर की श्रेणी में आता है, ना मोटरसाइकिल की श्रेणी में आता है, ना रूपांतरित यान की श्रेणी में आता है, ना ट्रैक्टर की श्रेणी में आता है। वो क्या है, वो आपका मोटर कार है। तो इस तरीके से जो है मोटर कार की परिभाषा दे रखी है, ठीक है, नेगेटिव दे रखी है, क्योंकि ये नहीं है तो फिर वो मोटर कार है। ठीक, ये याद रखना। अभी और देखेंगे, ठीक। कितना हो गया, मोटर कार हो गया। अब मोटरसाइकिल पे आ जाइए भाई, मोटरसाइकिल की भी जरूरत है। सेक्शन 2 कितना है, 27। 2:27 में क्या दे रखा है, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल की परिभाषा कितने में दे रखी है, 2:27 में दे रखी है। मोटरसाइकिल का अर्थ है दो पहिया मोटरयान। दो पहिया मोटरसाइकिल सभी जानते हैं कितनी होती, दो पहिया। दो पहिया मोटर यान, यानी टू व्हीलर, सीधी सी कह रहा है कि मोटरयान, मोटरसाइकिल का मतलब है टू व्हीलर जिसमें दो पहिया हो। तो दो पहिया मोटरयान जिसमें साइड कार जो पृथक की जाती है लगी है, जिसमें साइड कार जो पृथक की जा सकती है लगी है, जो पृथक की जा सकती है लगी है। मतलब ये कह रहा है कि मोटरसाइकिल का मतलब है टू व्हीलर वाहन, और ऐसा टू व्हीलर वाहन जिसमें साइड कार अटैच हो जाती, परमानेंट नहीं लगी होना चाहिए, हट जाती हो। पुरानी फिल्मों में देखा होगा साइड कार लगा लेते थे लोग, जिसमें एक आदमी और बैठ जाता था। तो यानी कि जो लीगल है आप लगा सकते हो। इसका मतलब ये कह रहा है एक्ट कि हाँ आप हालांकि आज के जमाने में कोई नहीं लगाता, लेकिन आप लगा सकते हो। अगर आपको लगे कि साइड कार लगाना है तो लगा सकते हो, क्योंकि ये कह रहा है कि वैलिड है, उसको वैलिड बना रहा है। लिखा है जिसमें साइड कार भी शामिल है, जो हटाई जा सकती है, जोड़ जब जरूरत हो कोई को लगा लो चले जाओ, यानी कि वो वैलिड है, उसका चालान नहीं काट पाएगा पुलिस वाला आपका, ठीक है। तो याद रखें जिसमें साइड कार आप लगा सकते हो, और लेकिन वो ऐसा परमानेंट लगी होना नहीं चाहिए, जब आपको जरूरत है फंसा लिया, एक अंटा रहता है उसमें, एक एंगल रहता है, फंसाया चल जाती है, ठीक है। तो जो साइड में लगी रहती है वो भी शामिल है। मतलब मोटरसाइकिल में क्या शामिल है, दो पहिया वाहन जिसमें साइड कार लगी, जो उससे पृथक की जा सकती है। ठीक, सिंपल सी परिभाषा है। 2:27 में मोटरसाइकिल है। 2:28 में मोटर यान या यान। 2:28 में है मोटर यान या यान, ठीक है। मोटर यान या यान की परिभाषा दे रखी है 2:28 में, क्या मोटर यान या यान। इसमें क्या है, ऐसा यंत्र अभिप्रेत है, ये यंत्र की बात करें, ऐसा यंत्र अभिप्रेत है, कैसा यंत्र, मशीनरी, यंत्र मतलब मशीनरी। ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है, जो सड़कों के उपयोग के लिए क्या कर लिया गया, अनुकूल बना लिया गया है। क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझ में आया ये वाली परिभाषा, मोटर यान यान। ये कह रहा है ऐसा यंत्र, यंत्र मतलब मशीनरी। कैसी मशीनरी, कोई भी मशीनरी हो सकती है जिसको आपने मॉडिफिकेशन करके ऐसा बना लिया कि वो सड़कों पे चलने के अनुकूल हो गया। आपने सुना होगा जुगाड़ चलती थी भारत में, अभी भी चलती कई जगह। वो ट्रैक्टर एक पंप लेते हैं, पंप लिया उसमें पहिया वैया लगाया, स्टेयरिंग स्टेयरिंग लगाई और उसको चलने लायक बना दिया, तो वो इसमें शामिल है। मोटरयान में क्या शामिल है, ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूल बना लिया गया है, तो वो मोटरयान में शामिल है, ठीक है।
आपने देखा गन्ने वाले आजकल मशीन बना लेते, काय से चलाते हैं? क्या वो कोई गाड़ी होती है? गाड़ी तो होती नहीं, पंप वगैरह लगाया उसी में वही अपनी गाड़ी बनाते हैं और चला ले जाते हैं। तो ऐसे यंत्र जो है क्या में आते हैं, मोटरयान या यान के। अब वो बात अलग है वो लीगल है कि इलीगल है, वो ये परिभाषा ये नहीं कह रही कि वो लीगल है कि इलीगल है, केवल ये बता रही कि हाँ ऐसा यान होता है तो वो मोटरयान की परिभाषा में आता है, मोटरयान या यान की परिभाषा में आता है। कोई भी प्रकार का यंत्र हो सकता है जिसको आपने जुगाड़ करके सड़कों पर चलने लायक बना लिया हो, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये जुगाड़ है 228। 229 क्या है? 229 है ओमनी बस। भाई ओमनी बस आ गई, ओमनी बस। ठीक है, इन्हें ओमनी बस का ओमनी बस ही नाम बता दिया। मिनी बस नहीं लिखा, ओमनी बस लिख दिया। ऐसा मोटरयान जो 6 से अधिक यात्रियों को वहन करने के लिए बनाया गया है। ऐसा मोटरयान जो 6 से अधिक यात्रियों के वहन करने के लिए, वहन मतलब ले जाने के लिए, वहन करने के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ओमनी बस वो है जिसमें 6 से अधिक लोग आप ले जा सकते हो, ये क्या कहलाता है? ओमनी बस कहलाता है। ठीक, अब देखिए 230 ओमनी बस मतलब 6+। ठीक है, बस इतना याद रखना, 6 से ज्यादा लोग जो है आप ले जाते हैं। इसमें भी ड्राइवर शामिल है, बार बार लिखना नहीं है, एक बार लिख लिया समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर शामिल नहीं है, तो याद रखें इसमें भी ड्राइवर शामिल नहीं है। ठीक है, 6 से अधिक यात्री की बात हो रही है, 6 से अधिक यात्री ले जाने के लिए बनाया गया। 30 में है स्वामी। 30 में काय की परिभाषा दे रखी? स्वामी की परिभाषा दे रखी, भाई स्वामी कौन है? ठीक है, 30 में काय की परिभाषा दे रखी है? स्वामी की जो है परिभाषा दे रखी है। स्वामी का क्या अर्थ है? जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर है। स्वामी कौन है? जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर, जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर्ड है। जिसके नाम से मोटरयान क्या है? रजिस्टर्ड है। अवैध के मामले में संरक्षक अभिप्रेत है। एवं लिख लीजिए, एवं अवैध के मामले में संरक्षक अभिप्रेत है। कुल मिला के ये कह रहा है स्वामी वो है जिसके नाम से वाहन रजिस्टर्ड है। और अगर मान लीजिए किसी माइनर के नाम गाड़ी खरीद ली आपने, तो फिर माइनर के नाम अगर गाड़ी खरीदी तो उसका संरक्षक होगा, वो जो है स्वामी कहलाएगा। ठीक है, तो स्वामी कौन होगा? या तो संरक्षक होगा या जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है वो व्यक्ति होगा। जिसके नाम भी गाड़ी रजिस्टर्ड हो वो क्या कहलाएगा? वो आपका जो है स्वामी कहलाएगा। बस आज 30 तक देखेंगे, कल इसकी परिभाषाएं वगैरह जो है पूरी खत्म करेंगे। टोटल इसमें जो है आपके जो है 59 पदों को परिभाषित किया गया है, 49 जो है पद इसमें परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, तो आधी से ज्यादा तो आप आज अपन ने देख लिया, कल पूरी परिभाषाएं खत्म कर देंगे और कुछ सेक्शन भी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा अपन, है ना, क्योंकि नहीं तो टाइम खाएगा ये। ठीक है, अब 10 मिनट बाद मिलेंगे अपन अपनी मेजर एक्ट की क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही।